क्वेश्चन नंबर 1 है, आर एस शर्मा के नगरीय पतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उनके सिद्धांत पर अन्य विद्वानों की प्रतिक्रिया की प्रकृति क्या थी? तो आंसर है, कहा जाता है कि भारतीय सामंतवाद के इतिहास लेखन में प्रारंभिक मध्ययुगीन युग ने शहरी केंद्रों के व्यापक पतन की शुरुआत की। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में शहरों, शहरी शिल्प, व्यापार और धन के पतन का विचार भारतीय सामंतवाद की परिकल्पना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतिहासकार आर एस शर्मा ने 2 चरण वाले शहरी क्षय के अपने सिद्धांत को सामने रखा। एक 3री या 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू होता है और दूसरा 6वीं शताब्दी के बाद शुरू होता है। आर एस शर्मा ने अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के पुरातात्विक आंकड़ों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। वह मानते हैं कि शहरी क्षय के लिए भारतीय साहित्यिक साक्ष्य मजबूत नहीं है, लेकिन जुआन जांग और अरब लेखकों के खातों का हवाला भी देते हैं। शहरी क्षय की उनकी व्याख्या लंबी दूरी के व्यापार में एक कथित गिरावट के आसपास केंद्रित है। शहरी गिरावट ने शहरी आधारित कारीगरों और व्यापारियों की स्थिति को कमजोर कर दिया। कारीगरों को ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। व्यापारी करों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। शहर और गांव का फर्क भी धुंधला हो गया। मतलब जो शहर में लोग इसलिए जाते थे कि वहाँ पे ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था थी नौकरी वगैरह की खोज में, लेकिन उनमें जब दूरियां कम होने लगी तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं रहा और काम रोजगार मतलब बेरोजगारी बढ़ने लगी। तो रोजगार की वजह से जब लोग शहर जा रहे थे उसके बजाय वो लोग गांव आने लगे, क्योंकि शहर में भी रोजगार नहीं था। ठीक है, तो हालांकि शहरी संकुचन कृषि विस्तार के साथ था कहीं, और आर एस शर्मा बाजारों पर दानदाताओं को अधिकार हस्तांतरित करने, व्यापारी को अपने लाभ का कुछ हिस्सा मंदिरों में हस्तांतरित करने और राज्य से मंदिरों को सीमा शुल्क के हस्तांतरण के लिए एपिग्राफिक संदर्भों का हवाला देते हैं। इस आधार पर वह व्यापार और वाणिज्य के सामंतीकरण की बात करते हैं। उनका तर्क है कि 1ली शताब्दी में उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में एक हल्का शहरी नवीनीकरण शुरू हुआ और 14वीं शताब्दी तक शहरी प्रक्रियाएं अच्छी तरह से स्थापित हो गईं। नगदी फसलों की खेती में वृद्धि हुई, बेहतर सिंचाई तकनीक, वस्तुओं की बढ़ती मांग, जहाज निर्माण में सुधार और आंतरिक व्यापार के विस्तार से जुड़ी विदेश व्यापार के पुनरुद्धार को शहरी पुनरुद्धार के एक प्रमुख कारण के रूप में भी उद्धृत किया गया है। सामंती व्यवस्था के पतन के संबंध में प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में नगरीय प्रक्रियाएं इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बनी रहीं। बी.डी. चट्टोपाध्याय ने तर्क दिया कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में कुछ शहरों में केंद्र का पतन देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो फलते फूलते रहे, साथ ही कुछ नए भी उभरे। जुआनजांग का सुझाव है कि कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली और कपिलवस्तु जैसे शहर गिरावट में थे, लेकिन उन्होंने थानेश्वर, वाराणसी और कन्याकुब्ज जैसे समृद्ध लोगों का भी उल्लेख किया है। इस अवधि की बस्तियों पर पुरातात्विक आंकड़े खराब और अपर्याप्त हैं, लेकिन कुछ प्रारंभिक ऐतिहासिक शहर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान बसे हुए थे। उदाहरण के लिए अहिछत्र, अंतरंजी खेड़ा, राजघाट और चिरंद। मौद्रिक इतिहास के संबंध में जॉन एस डेल ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में धन की कमी नहीं थी। आपको इनके जो नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ था ना कि मतलब आर एस शर्मा का तो लिखना ही था आपको, और ये भी बताना था कि उनकी प्रकृति, उनके बारे में जो उन्होंने बताया उसकी प्रकृति के बारे में दूसरे लोगों ने क्या विचार बताया। तो इसके बारे में यहाँ पे जो नाम लिखे हैं, अभी आपने ऊपर भी नाम पढ़ा बी.डी. आपने ये वाला ऊपर भी नाम पढ़ा था ना, बी.डी. चट्टोपाध्याय वगैरह, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या बातें बताई हैं वो भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। न ही उस समय के राज्य वित्तीय संकट से पीड़ित थे। सिक्कों के प्रकाश में आई और सिक्कों की सौंदर्य गुणवत्ता में गिरावट आई, लेकिन प्रचलन में सिक्कों की मात्रा में नहीं। उपमहाद्वीप के व्यापारी व्यापार संपर्क की एक व्यापक दुनिया का हिस्सा थे, जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना के साथ व्यापार बढ़ा। राणावीर चक्रवर्ती ने प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के व्यापार के परिपथ में मंडपों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। ये अधिकांश भाग के लिए विनिमय के स्थानीय केंद्र थे, जो छोटे
आवधिक बाजारों और बड़े व्यापार केंद्रों के बीच एक मध्यवर्ती स्तर का गठन करते थे। ठीक है, जहाँ तक प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में भारतीय व्यापार का संबंध है, व्यापारिक वस्तुओं व्यापार संबंधों का विविधीकरण सामान्य पैटर्न प्रतीत होता था। सुदूर दक्षिण में 9वीं शताब्दी के बाद से शहरी कट्टों का उदय, वैष्णव और शैव संप्रदाय के भक्ति पंथों की बढ़ती अपील, इन भक्ति पंथ से जुड़े पवित्र केंद्रों के आसपास स्मारक मंदिरों के निर्माण और चोलों की बढ़ती राजनीतिक शक्ति के साथ मेल खाता है। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी के अध्ययन ने हमें चोलों के जुड़वा शहर कुदामुक्कू पलियाराई के बारे में पता चलता है, जो चोलों के मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा के सबसे उपजाऊ इलाकों में स्थित है। जबकि पलियाराई महल का स्थल था, कुदामुक्कू ने कई मंदिर वाले पवित्र केंद्र के रूप में कार्य किया। जुड़वा शहर एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे और 2 थोक वस्तुओं सुपारी में अपने लेन देन के लिए प्रसिद्ध थे। इस क्षेत्र में धातु श्रमिकों की भी सघनता थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रायद्वीपीय भारत में मंदिर नगरों की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो प्रायद्वीप भारत में मंदिर नगरों की प्रमुख विशेषता, यहाँ पे कुछ बताया गया कि चंपकली प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में तमिलकम क्षेत्र में चोल केंद्रीय क्षेत्र में प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में कुडामुक्कू पलियाराई के उदय के पीछे 4 प्रमुख कारकों की पहचान करती हैं। उनके द्वारा यह बताया गया कि ब्रह्मदेव के उद्भव को सबसे महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है और देवदान अनुदान ब्रह्म महादेव को ग्रामीण भीतरी इलाकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। संसाधन आधार और मंदिर व्यापार और शिल्प को सुविधाजनक बनाने के लिए उपभोग बिंदुओं के रूप में भी उभरे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। रणनीतिक स्थानों पर राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाने के लिए राज्य के सचेत प्रयासों, विशेष रूप से पलियाराई के शहरी विकास को इसके चोल आवासीय राजधानी होने के कारण बड़े पैमाने पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पवित्र केंद्रों के उद्भव को सुविधाजनक बनाने वाले पवित्र संघों के उद्भव ने इस क्षेत्र में शहरीकरण के बड़े पैमानों पर योगदान दिया। उनका मानना है कि हालांकि निसंदेह व्यापार सूत्रधार था, लेकिन व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां कुदामुक्कू पलियाराई के विकास के प्रमुख कारक नहीं थी। हम आगे चलते हैं। चंपक लक्ष्मी शहर केंद्रों के विकास में धर्म के महत्व और भूमिका पर जोर देती हैं। शहरी केंद्रों के विकास और रख रखाव में धार्मिक कारकों की बात करना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा, क्योंकि निश्चित रूप से धर्म सभी का सबसे निरंतर भाजक प्रदान करता है, अर्थात शहरी केंद्र राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी उपक्रमों को वैध बनाना। हालांकि पवित्र संघ श्रीरंगम, तिरुपति चिदम्बरम, तिरुवन्नामलाई और ऐसे कई अन्य मंदिर कस्बों और जैसे केंद्रों के शहरी चरित्र और अस्तित्व के सबसे सक्रिय निर्धारक रहे हैं, जिनकी उमंग न केवल तत्काल पड़ोस या सांस्कृतिक क्षेत्र तक फैली हुई है, बल्कि कभी कभी लंबे समय तक फैली हुई है। हम आगे आते हैं। दूरी जो तीर्थयात्री समय समय पर तय करते हैं, यह समुद्री व्यापार था जिसने दक्षिण भारत में संगम काल के शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहाँ पे संगम चेरस, चोल, पांड्य सरदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। एक बार जब बाहरी व्यापार में गिरावट आई तो शहरी केंद्रों के साथ साथ शुरुआती सरदारों का अचानक विघटन हो गया। हालांकि प्रारंभिक मध्ययुगीन शहरी केंद्रों की प्रमुख विशेषता यहाँ थी कि वे बड़े पैमाने पर ग्रामीण परिवेश में सन्निहित थे और उनकी मुख्य विशेषता ग्रामीण शहरी निरंतरता थी। वे कृषि परिवेश की रचना नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने स्वयं के कृषि प्रधान क्षेत्रों का निर्माण किया। हम आगे चलते हैं। स्थानीय अभिजात वर्ग और स्थानीय रूप से अनुपलब्ध सामानों के लिए मंदिरों द्वारा उत्पन्न मांग ने इस बाजारों में यात्रा करने वाले व्यापार को लाया और बड़े पैमाने पर शिल्पकारों और कारीगरों को बसाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें अंततः मंदिर केंद्र में समायोजित किया गया। ब्रह्मदेव और देवदान के साथ विकसित होने वाले शुरुआती केंद्र कुदामुक्कू पलियाराई थे। चोलों की जुड़वा राजधानी शहर सबसे सघन ब्रह्मदेव कुंभकोणम के आसपास देखा जाना था। ठीक है, इस क्षेत्र में कुल 93 ब्रह्मदेव में से अकेले कुंभकोणम तालुक में 25 थे। प्रारंभिक ब्रह्मदेव पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए थे। सबसे पहले सिंह विष्णु, चतुर्वेदी मंगलम, महेंद्र मंगलम, दयामुख मंगलम। 9वीं शताब्दी के बाद से चोलों ने इस क्षेत्र में विशाल सिंचाई नेटवर्क स्थापित किया।
राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगा टैंक और नहर नेटवर्क का निर्माण किया। सिंचाई पैटर्न पर शिलालेखी संदर्भ से पता चलता है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन तमिलनाडु में कुंभकोणम तालुक में 85% सिंचाई नहर के माध्यम से होती थी, जबकि 7% जो होती थी वो टैंक की सिंचाई से होती थी। तिरुचिरापल्ली तालुक में 84% जो था वो नहर से सिंचाई होती थी और 7% जो थी वो टैंकों द्वारा। ठीक है, इसी तरह से तिरुतुरुपुंडी में 79% नहर से सिंचाई होती थी और 15% जो थे वो तालाब थे उनसे होती थी। ठीक है, इसी तरह से पुदुकोट्टई में 49% नहरें थीं और 38% टैंक थे, और तिरुक्कोयलूर में तालुक में 60% नहरें थीं और 23% टैंक संदर्भ थे। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे और भी बता रखा है कुल संदर्भों में जल द्वार केवल 4.7% और कुएं का 5.4% था। ठीक है ना, सर्वेक्षण के अनुसार। उसके बाद आगे यहाँ बताया गया है कि नागेश्वर मंदिर की ओर से तिरुनागेश्वरम के मूलपरुदाई ने भारी बाढ़ के कारण सिंचाई चैनलों की मरम्मत का काम देखा। चंपक लक्ष्मी का तर्क है कि वास्तव में नई राजधानियां तंजावुर और गंगई कोडचोलपुरम की स्थापना मुख्य रूप से इस संसाधन के आधार की रक्षा की चिंता से प्रेरित थी। एक अन्य ब्रह्मदेव जो विशाल शहरी परिषद में विकसित हुआ था, ताम्रपर्णी और गतना नदियों के बीच स्थित राजराज चतुर्वेदी मंगलम ने एक विशाल कृषि क्षेत्र प्रदान किया। यहाँ पहली बार 11वीं शताब्दी में की शुरुआत में चोलों के अधीनस्थ चेरा द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया था, जो 12वीं शताब्दी में एक शहरी केंद्र के रूप में विकसित हुआ। मूल ब्रह्मदेव ब्रह्मादेशम था, जबकि राजेंद्र चोलपुरम एक परिसर का पहला नगर यानी कि बाजार केंद्र था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तक्षशिला घाटी के सिरकप और सरसूख नगरों की भीर टीला से तुलना कीजिए। तो सबसे पहले तक्षशिला घाटी के बारे में यहाँ बताया गया है कि लगभग 500 ईसा पूर्व भीर टीले पर बसा सबसे पुराना शहर 200 ईसा पूर्व तक बना रहा। हालांकि यहाँ एकेमेनियन के तहत 500 ईसा पूर्व से थोड़ा पहले उभरा होगा। 300 और 200 ईसा पूर्व के बीच यह शहर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। फिर उसके बाद बैक्ट्रियन, यूनानियों, शको, पार्थियनों और कुषाणों के विपरीत मौर्यों ने भीर टीले में एक नया शहर नहीं बनाया। लगभग 200 ईसा पूर्व बैक्ट्रियन यूनानियों ने हथियाल रीज पर उसके उत्तर में एक नया शहर सिरकप बनाया। ठीक है, मतलब मौर्यों ने ये नहीं बनाया था, ये यूनानियों ने बनाया था। ठीक है, नया शहर सिरकप। अब बता रहा है कि भीर टीला के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर भारत के कई प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरों की तरह भीर टीले के शहरी केंद्र में भी मिट्टी की ईंटों और लकड़ियों की किलाबंदी थी। इस शुरुआती शहर के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि बाद के शहरों के विपरीत इसकी योजना नहीं बनाई गई थी और धीरे धीरे बेतरतीब ढंग से इसका विस्तार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लेआउट कुछ हद तक अनियमित दिखाई दिया। जबकि एक चौड़ी मुख्य सड़क थी, बाकी की गलियां और बाकी जो गलियां थी वो काफ़ी पतली थी। संकरी मतलब पतली। बाद में कई बार सिर्फ एक व्यक्ति का आना जाना ही संभव हो पाता था। मतलब कि कई सारी गलियां तो ऐसी थी जिसमें से सिर्फ एक व्यक्ति अगर जाए तो सामने से कोई दूसरा नहीं आ सकता था, इतनी पतली गलियां थी। ठीक है, संकरी गलियों और गलियों से अलग घने शहरी आवासों के बीच कभी कभी छोटे छोटे खुले चौराहे भी होते थे, जहाँ पे जानवर एक दूसरे से मतलब जब जानवर वगैरह वहाँ पे घुमा करते थे। मार्शल ने इंगित किया कि जबकि मुख्य सड़क का स्तर जानबूझकर नीचा रखा गया था, समय के साथ साथ बगल की गलियों के साथ साथ मुख्य सड़क पर आसपास के घरों का स्तर लगातार बढ़ा। मतलब कि जो मेन सड़क थी उसके किनारे की तरफ घर बनना धीरे धीरे घर बनने शुरू हो गए। अधिकांश साइड सड़कों और गलियों में खुले सतह वाले नालों का निर्माण भी किया गया था, जो अकेले बारिश के पानी को ले जाने के लिए खुरदुरे पत्थर से बनाई गई थी। हालांकि ये मुख्य सड़क के बड़े नाले से नहीं जुड़े थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मानसून के महीनों के दौरान अगल बगल की गलियां और गलियों में नालों का बारिश का पानी मुख्य सड़क पर आ जाता था, क्योंकि सड़क जो थी वो गलियों से नीचे थी। इसलिए जब बारिश होती थी तो गलियों का सारा पानी सड़क में जो मेन सड़क थी उस पर आ जाता था। घरों में भी सतही नालियां होती थी, लेकिन ये बारिश के पानी को आंगनों से ले जाकर के सड़क तक ले जाती थी। सीवेज और कूड़ा निस्तारण के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। पूर्व के लिए घरों के अंदर और साथ ही शहर में खुले चौकों पे सोख कुओं का निर्माण किया गया था। आमतौर पर एक सोखता कुआं आंगन में
और दूसरा नहाने धोने या खाना पकाने के क्षेत्र में स्थित होता था। मतलब सोख्ता मतलब वो कुआं जैसा बनाया जाता था ताकि वहीं पे पानी क्या होता था, जमा होता था। ठीक है। शुरुआती चरण में सोख कुओं में केवल एक गोलाकार सॉफ्ट होता था जो उल्टे बर्तनों से भरा होता था। बाद के चरणों में उन्हें उल्टे बर्तनों को भरने के साथ कैलक्रीट और चूना पत्थर के साथ पंक्तिबद्ध भी किया जा सकता है। अन्य प्रकार के सोख कुएं आकार में आयताकार थे, पत्थर की चिनाई के साथ पंक्तिबद्ध थे या फिर टेराकोटा के छल्ले या बड़े भंडारण जार से बनाए जा सकते थे। बड़े सार्वजनिक कूड़ेदान जो मलबे से बने होते थे सार्वजनिक चौराहों और सड़कों पर बीच बीच में रखे जाते थे। ये सड़कों के साथ साथ घरों से निकलने वाले कचरे के लिए थे। साथ ही एक डब्बा जिसकी खुदाई की गई थी वह हड्डियों और ठीकरे से भरा हुआ था। स्पष्ट रूप से कूड़ा निस्तारण की यह प्रणाली काम करती, बशर्ते कूड़ादानों को नियमित रूप से खाली किया जाता। यह देखते हुए कि खोदा गया बिन अभी भी कचरे से भरा हुआ था और कोई भी निश्चित नहीं है कि अतीत शहर में कितना साफ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सिरकप में पार्थियन शहर की स्थिति कैसी थी। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में बैक्ट्रियन यूनानियों ने भीर टीले के उत्तर पूर्व में ताम्रा धारा के पार एक नया शहर बनाने का फैसला किया। हालांकि इस शहर की कभी खुदाई नहीं की गई थी, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे लगभग 100 ईसा पूर्व में शको द्वारा बैक्ट्रियन ग्रीक शहर के ऊपर बनाए गए शहर के बारे में भी कुछ भी ज्ञात नहीं है। यह पार्थियन शहर है जिसे सिरकप में पहली शताब्दी ईस्वी के शुरुआती दशकों के आसपास बनाया गया था, जिसके बड़े पैमाने पर मार्शल द्वारा खुदाई की गई थी। इसके अलावा मार्शल ने अपने उत्खनन को मुख्य सड़क और उसके दोनों ओर के घरों द्वारा चिन्हित क्षेत्र के केंद्रित करना चुना। भले ही तक्षशिला घाटी में मार्शल को आकर्षित करने वाली ग्रीक पुरातत्व में उनकी रुचि थी, लेकिन उन्होंने सबसे कम बैक्ट्रियन ग्रीक स्तरों की गहराई तक खुदाई करने के बजाय सिरकप के ऊपरी स्तरों की खुदाई करने का फैसला किया, जो पार्थियन शहर के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्होंने बहुत ही संक्षेप में कारणों की व्याख्या भी की है। सिरकप में शहर के समग्र लेआउट, जैसा कि मार्शल द्वारा सुझाया गया था, पहले बैक्ट्रियन यूनानियों द्वारा कल्पना की गई थी और शक और पार्थियन द्वारा इसका पालन भी किया गया था। किलेबंदी और मुख्य सड़कों के स्थान उनके भवनों के ब्लॉक के साथ सिरकप के व्यावसायिक इतिहास में बने रहे होंगे। अब आगे आता है सरसूख में कुषाण शहर। लगभग 100वीं सदी के अंत में एक बार फिर एक नए शहर का उदय हुआ। इस बार कुषाणों ने लुंडी नदी के उस पार एक सिरकप की उत्तरी दीवार से लगभग 1.6 किलोमीटर उत्तर पूर्वोत्तर था और आकार में 138 हेक्टेयर पार्थियन शहर से लगभग 2 गुना था। यह एक अनियमित आयत के आकार में किलेबंदी की दीवार से घिरा हुआ था। भारी डायपर चिनाइयों से बना होने के कारण सिरकप की किलेबंदी कहीं अधिक मजबूत थी। यह शायद प्रारंभिक कुषाण शासकों में से एक वीना कडफिसेस द्वारा बनाया गया था। सरसूख की खुदाई बहुत सीमित पैमाने पर की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से एक बड़ी इमारत के हिस्से जिसमें कमरे और अदालतें शामिल थी वो भी बरामद हुई, जबकि दीवार की नींव चूना पत्थर के मलबे से बनाई हुई थी। जो दीवारें जमीन से ऊपर थीं उनका सामना अर्ध एस्लर से चिनाई से किया गया था, जो दूसरी शताब्दी ईस्वी के बाद से इस्तेमाल किया जाने लगा। चिनाई के इस शैली में चौकोर, राखलार और बोल्डर की पंक्तियों के वैकल्पिक 36 पाठ्यक्रम शामिल थे। चिनाई की शैली के साथ साथ बरामद अन्य कलाकृतियों के आधार पर मार्शल ने सुझाव दिया है कि यह तो दूसरी शताब्दी के अंत या तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया गया था और लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी तक उपयोग में भी था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तमिलकम क्षेत्र में मंदिर नगर के उदयों का विश्लेषण कीजिए। तो तमिलकम मंदिर में नगरों के विकास के बारे में जानकारी है कुछ यहाँ पे। तमिलनाडु के मंदिर की कलात्मकता विश्व प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के मंदिरों का निर्माण पांड्य, चोल, विजयनगर और नायक राजाओं के शासनकाल में हुआ था। इन राजवंशों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रारंभिक साहित्य को बढ़ावा दिया और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का निर्माण किया। मंदिरों के आसपास नगरों का विकास इस वजह से हुआ क्योंकि मंदिरों के आसपास नगरों का विकास इस वजह से हुआ क्योंकि मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी मंदिर और उसके दर्शनार्थियों
और तीर्थ यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। अब हम यहाँ पे कुछ ना तमिल में जो फेमस मंदिर हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें लिखना होगा। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई किसी समय पांड्य राजाओं की राजधानी रही है और मीनाक्षी इस वंश की राज्य कन्या थी जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से शिव जी को वरण किया था, ये माना जाता है। मीनाक्षी मंदिर बस्ती के मध्य में बना हुआ है। इसके एक भाग में मीनाक्षी देवी का मंदिर है और दूसरे भाग में सुंदरेश्वर यानी कि शिव जी का। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर के विस्तार में नायक वंशी राजा तिरुमल ने बड़ा योगदान दिया था। अब हम सेकंड मंदिर की बात करते हैं, रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर में अपने आप में एक विशाल दुर्ग सा है जिसके चारों ओर बने ऊंचे ऊंचे गोपुर यात्रियों को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। इस मंदिर में 1000 खंभों वाला एक विशाल प्रांगण है जिस पर की नई तरह की नक्काशी और पच्चीकारी बेजोड़ तरीके से की गई है। कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राम ने लंकाधीश रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव जी की शक्ति पूजा की थी। इस मंदिर में स्नान आदि के लिए 22 कुएं बने हुए हैं जिनका जल समुद्र के निकट होने पर भी मीठा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए मंदिर के पूर्वी गोपुर के सामने समुद्र तट के निकट ही एक उत्तम सा जलपान गृह भी बनाया गया है। यह जगह मदुरई से लगभग 150 किलोमीटर और श्रीलंका से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम आते हैं तीसरे मंदिर पे, बृहदीश्वर मंदिर। 60 मीटर ऊंचा बृहदीश्वर मंदिर यह शिव मंदिर है जो भारत का सबसे बड़ा शिव मंदिर भी माना जाता है। इसमें चोल वंशी नरेश राजा ने 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया था। इसके मुख्य आकर्षणों में नंदी की विशाल मूर्ति और गर्भगृह में प्रतिष्ठित चमकीले काले पत्थर का लगभग 4 मीटर ऊंची शिवलिंग है। दोनों ही बड़े प्रभावशाली लगते हैं। यहाँ का सरस्वती महल नामक पुस्तकालय भी बहुत मशहूर है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। श्री रंगम मंदिर नेक्स्ट है, जो तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर की भांति तिरुचिरापल्ली का भी श्री रंगम मंदिर भी हमारे देश का विशाल वैष्णव मंदिर है। यह मंदिर तिरुचिरापल्ली नगर के निकट कावेरी नदी की 2 धाराओं के बीच एक छोटे से टापू पर है, जिसके कारण इस कस्बे का नाम श्रीरंगम पड़ गया है। इस मंदिर में भगवान श्रीरंगनाथ जी विराजमान है, मतलब उनकी मूर्ति है। ठीक है, अब आते हैं नटराज मंदिर पे। तो इसका निर्माण 6ठी शताब्दी में पल्लव नरेश सिंह वर्मन ने करवाया था। इसके उपरांत चोल, पांड्य तथा विजयनगर के राजाओं ने इसके विकास में योगदान दिया। यह सारा मंदिर 32 एकड़ भूमि के क्षेत्र में फैला हुआ है। 5 तत्वों के आधार पर 5 लिंगों की कल्पना की गई है, जिसमें गमन लिंग चिदम्बरम इस मंदिर में स्थापित है। यहाँ के नृत्यशाला और कनक सभा मंडप शिल्प के सुंदर नमूने हैं। गोपुरों पर भारतनाट्यम की 108 मुद्राओं में निर्मित नटराज की मूर्तियां दर्शनीय हैं। इस मंदिर में एक बड़ा सा तालाब भी बना हुआ है। अब हम आते हैं एकांबरनाथ मंदिर में। प्राचीन काल में जिन 7 पुरियों को मोक्षदायिनी माना गया है उसमें कांची अर्थात कांचीपुरम एक है। इस नगरी का नाम किसी समय कांचपुर भी था जो कालांतर में कांचीपुरम हो गया। यहाँ एक बारनाथ मंदिर तमिलनाडु का एक विख्यात मंदिर है जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने कराया था। इसका गोपुर 10 मंजिला है जिसकी ऊंचाई 57 मीटर के करीब है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिल्ली सुल्तानों के अधीन शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। आंसर है, मध्ययुगीन भारत में दिल्ली सुल्तानों का युग शहरीकरण की प्रक्रिया में एक परिवर्तनकारी चरण था, जिसकी विशेषता शहरी केंद्रों की स्थापना और विकास, वास्तुकला संबंधी नवाचार, आर्थिक गतिशीलता और सांस्कृतिक विकास थी। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में उभरी दिल्ली सल्तनत ने महत्वपूर्ण शहरों की नींव रखने और रणनीतिक, प्रशासनिक और वास्तुकला संबंधी पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली के सुल्तानों ने शासन के दौरान, विशेष रूप से गुलाम वंश और खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान, नए शहरों की स्थापना उनके शासन और क्षेत्रीय नियंत्रण की एक केंद्रीय विशेषता के रूप में उभरी। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर का निर्माण करवाया, जो न केवल एक विजयी स्मारक का प्रतीक है बल्कि एक प्रमुख राजधानी के रूप में दिल्ली के उत्थान की शुरुआत भी है। अब हम आते हैं इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी सहित उत्तरवर्ती शासकों ने दिल्ली के विस्तार और किलेबंदी में योगदान दिया, जिससे इस क्षेत्र में प्राथमिक शहरी केंद्री के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई। सीरी, तुगलकबाद, जहांपनाह जैसे अतिरिक्त शहरों की स्थापना ने केंद्रीकृत शासन और सैन्य नियंत्रण के लिए सल्तनत की रणनीतिक दृष्टि को रेखांकित किया। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान शहरी परिवेश को आकार देने में वास्तुकला की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त कुतुब मीनार
प्रारंभिक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक प्रतीकात्मक उदाहरण है, जिसमें फारसी और भारतीय शैलियों के तत्वों का सहज मिश्रण है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अलाई दरवाजा जैसे उल्लेखनीय मस्जिदों ने इस्लामी और स्वदेशी वास्तुकला के तत्वों के मिश्रण को प्रदर्शित किया। धार्मिक संरचनाओं के अलावा दिल्ली के सुल्तानों ने महलों, किलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए अपना संरक्षण बढ़ाया, जिससे शहरी केंद्रों के समग्र सौंदर्य और अवसंरचनात्मक विकास में योगदान मिला। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन शहरी केंद्रों की विशेषता आर्थिक जीवंतता थी, क्योंकि वे व्यापार, वाणिज्य और शिल्प कौशल के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। राजधानी होने के नाते दिल्ली आर्थिक गतिविधियों और व्यापार लेन देन के लिए एक हलचल भरा केंद्र बन गई। सूक के रूप में जाने वाले बाजारों ने माल और वस्तुओं के आदान प्रदान को सुगम बनाया, जिससे सल्तनत की आर्थिक समृद्धि में योगदान मिला। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मानकीकृत मुद्रा के रूप में चांदी के टंका की शुरुआत ने सल्तनत के भीतर आर्थिक लेन देन और व्यापार को और अधिक सुव्यवस्थित किया। शहरी परिदृश्य में जटिल कलाकृतियों बनाने में लगे कुशल कारीगरों का उदय हुआ, जिससे आर्थिक विविधता को बढ़ावा मिला और शहरों की समग्र समृद्धि में योगदान मिला। दिल्ली सल्तनत के दौरान शहरी अनुभव को आकार देने में सांस्कृतिक प्रभावों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि में फारसी साहित्य कला और वास्तुकला का संरक्षण देखा गया, जिसने शहरी केंद्रों के सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। शासकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों और मदरसों ने बौद्धिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया, जिसमें अल बरूनी जैसे विद्वान ने विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त सूफी परंपराओं के एकीकरण और सूफी तीर्थ स्थलों के निर्माण ने शहरी केंद्रों में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयाम जोड़ा, जो सांप्रदायिक समारोहों और कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए के स्थान के रूप में काम करते हैं। हालांकि दिल्ली सल्तनत के दौरान शहरीकरण की प्रक्रिया के साथ आने वाली चुनौतियां और जटिलताओं को पहचानना भी आवश्यक है। मध्य एशियाई क्षेत्रों में लगातार आक्रमण के खतरे ने सुरक्षा चिंताओं के जवाब में किलेबंद शहरों के निर्माण को प्रेरित किया। तुगलकाबाद और दौलताबाद जैसे उदाहरण के तौर पर राजधानियों का स्थानांतरण सैन्य और प्रशासनिक विचारों से प्रभावित रणनीतिक निर्णयों को दर्शाता है, जिसने शहरी विकास में गतिशील तत्व जोड़ा। तुगलक राजवंश विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के तहत शहरीकरण प्रक्रिया एक विशिष्ट छाप छोड़ी। तुगलकाबाद शहर की स्थापना ने महत्वाकांक्षी वास्तुशिल्प परियोजना और एक आदर्श राजनीति के लिए भव्य दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। हालांकि दौलताबाद में पूरी आबादी के जबरन पलायन ने शहरी जीवन पर प्रशासनिक निर्णयों की चुनौतियां और नतीजों को प्रदर्शित किया, जो बड़ी शहरी आबादी के प्रबंधन में निहित जटिलताओं को दर्शाता है। दिल्ली सल्तनत के पतन का जो 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर के आक्रमण द्वारा उजागर हुआ, मौजूदा शहरी केंद्रों पर गहरा भी प्रभाव पड़ा। इससे दिल्ली जैसे शहरों को विनाश और लूट का सामना भी करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तुकला और आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई। तैमूर राजवंश की बाद की स्थापना और क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने शहरी परिदृश्य में और अधिक परिवर्तन किए, जिसमें नई राजधानियां स्थापित की गईं और मौजूदा राजधानियों में परिवर्तन हुए। अब निष्कर्ष की बात करें तो गुलाम और खिलजी राजवंशों के तहत दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली, सीरी, तुगलकाबाद और जहांपनाह जैसे शहरों की नींव रखकर शहरी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुतुब मीनार जैसे स्थापित चमत्कार और इस्लामी और स्वदेशी तत्वों के मिश्रण ने सल्तनत के सांस्कृतिक और कलात्मक संरक्षण को प्रदर्शित किया। व्यस्त व्यापार, मुद्रा सुधार, कुशल शिल्प कौशल के साथ आर्थिक जीवंतता पनपी, जिसने शहरी केंद्रों की समग्र समृद्धि में योगदान दिया। फारसी साहित्य, शैक्षणिक संस्थानों और सूफी परंपराओं से उपजे सांस्कृतिक प्रभाव ने शहरी अनुभव में एक समृद्ध परत जोड़ दी। इन उपलब्धियों के बावजूद शहरीकरण की प्रक्रिया को चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसमें लगातार आक्रमणों का खतरा शामिल था, जिसके कारण किलेबंद शहरों का निर्माण, तुगलकाबाद और दौलताबाद जैसी राजधानियों में रणनीतिक बदलाव किए गए। तुगलक राजवंश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों ने भव्य दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए बड़ी शहरी आबादी में प्रबंधन में निहित जटिलताओं को उजागर किया। दिल्ली सल्तनत के पतन ने, जो तैमूर के आक्रमण की ओर से और भी तीव्र हो गया, मौजूदा शहरी केंद्रों में परिवर्तन लाया, जिसके बाद के राजवंशों ने और भी अधिक परिवर्तन करने में योगदान दिया। फिर भी दिल्ली सल्तनत के शहरीकरण की विरासत अस्थायी है।
जो वास्तुकला विरासत, आर्थिक नींव और सांस्कृतिक समन्वय में स्पष्ट है, जो मध्ययुगीन भारत की ऐतिहासिक कथा को आकार देना जारी रखती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।